Good morning, student. I am Parul Vasish. This is a ninth class video, Economics chapter number 2, People as a Resource. In the previous chapter, we discussed about the village Palampur, factor of the production. There is a 4 factor of production in the first chapter: land, labor, capital, and four factor people. In this video we discuss people as a resource. इस वीडियो में, इस चैप्टर में हमारा जो 4 फैक्टर है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में था, 4 फैक्टर फर्स्ट चैप्टर में था पीपल ना, इंटरप्राइजेज, स्किल्स। तो ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था वो यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेन हो रहा है सेकंड चैप्टर में, पीपल एज अ रिसोर्स। तो ये हमारा 4 फैक्टर है प्रोडक्शन का, है ना। तो पीपल एज अ रिसोर्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस इंट्रोडक्शन, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। और इसमें चैप्टर में 2 स्टोरी हैं, सकल और विलास, जो ये 2 फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर्स एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वे क्या क्या क्वालिटी है जो पॉपुलेशन की होनी चाहिए, और वे क्या पॉइंट हैं जो किसी ह्यूमन को एक रिसोर्सेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे और अदर भी इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हम देखेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन, पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल को एज अ रिसोर्स कब यूज़ किया जाता है, वो है ना, वो किस तरह से उसकी स्किल के बेस पर, उसकी एबिलिटी के बेस पर हम पीपल को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इज नॉट द लाइबिलिटी बट एज एसेट टू द इकोनॉमी। ये केवल जो ह्यूमन्स है वो केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी इकोनॉमी अगर हम कंट्री लेवल पर बात करें, अपने फैमिली लेवल पर ही बात करें, तो हम एज अ रिसोर्स तब हैं जब हम अर्निंग करते हैं, है ना। द पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर इन अ मेड पीपल। एक ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, जब उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, एजुकेशन पर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी हेल्थ पर केयर किया जाता है, तभी तो वो एक जॉब करने के लिए तैयार होते हैं ना, तभी तो वो अर्निंग कर सकते हैं, तभी तो उसको एज अ ह्यूमन हम ट्रीट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल हम ट्रीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, ये सब चीज़ें हमारी काउंट की जाती हैं जब हम एज अ ह्यूमन, एज अ रिसोर्सेज हम काम करते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ एसेंस इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिविटी, नॉलेज, एम्बॉन्डिंग विद इन। जब भी मतलब ह्यूमन कैपिटल ये ज़रूरी है जब हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास एक नॉलेज, स्किल, ये सब चीज़ है, इसकी कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो ही हम एज अ रिसोर्स काम कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल में बात करें, देखिए ह्यूमन कैपिटल में बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स आर कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज। कैटेगरी तो बहुत सारी होती हैं, हम अपनी जो सोसाइटी है, हम सोसाइटी में बहुत सारी कैटेगरी देखते हैं, बहुत सारी क्लास देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सभी एजुकेटेड हैं। तो जो एजुकेटेड हैं एक क्लास वो है, एक जो अनएजुकेटेड है एक क्लास वो है। तो हम दोनों में कंपेयर करें तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स हम किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, एजुकेटेड पर्सन को ना। By contributing in the productivity, the human resources play a significant role in the economy of a country, है ना। तो जो कंट्री की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट फिगर मानते हैं। एनी अदर रिसोर्सेज बिकम यूजफुल ओनली बिकॉज ऑफ द इनपुट बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल यील्ड इन द रिटर्न। हमारे फादर, हमारी जो पेरेंट्स हैं, हमारे ऊपर खर्च क्यों करते हैं, खर्च मीन इन्वेस्टमेंट, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके बदले उनको रिटर्न मिले। आपके भी पेरेंट्स आपके ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो चाहते हैं उसका रिटर्न उनको मिले,
है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर। आपकी एजुकेशन पर अच्छे से अच्छे स्कूल में आपको एडमिशन करवाना चाहते हैं, आपको फिर स्कूलिंग एजुकेशन के बाद वो आपको ट्रेन, किसी भी फील्ड में वो ट्रेन करते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर केयर करते हैं, हेल्थ पर खर्च करते हैं। एम क्या है? रिटर्न। वो रिटर्न चाहते हैं और आप उनके लिए एक जिम्मेदारी ना बने, आप अपनी जिम्मेदारी अपने आप लें। ये उनका इन्वेस्टमेंट है जो आपके ऊपर वो करते हैं। अ पर्सन विद बेटर एजुकेशन यूजली अर्न बेटर देन द अनएजुकेटेड पर्सन। अ हेल्दी पर्सन इज द मोर प्रोडक्टिव। हेल्दी पर्सन, जैसे हम स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर एक टीचर को अपॉइंट कब किया जाता है? वो हेल्दी होगा, है ना, एजुकेटेड होगा। हेल्दी होना, एजुकेटेड होना तो कंपलसरी है ही है, लेकिन हेल्दी होना भी ज़रूरी है। क्यों? रोज़ छुट्टी थोड़ी ना चाहिएगी, रोज़ छुट्टी होंगी तो आपकी भी एजुकेशन पर इफ़ेक्ट होगा, हमारी सैलरी पर इफ़ेक्ट होगा। तो क्या है कि एक हेल्दी पर्सन मोर प्रोडक्टिव होता है। अगर हम किसी फील्ड में बात करें, किसी कंपनी में बात करें, तो बीमारों को मतलब कौन अपॉइंट करेंगे, है ना, कौन अपॉइंट कर रहा है? तो प्रोडक्टिविटी लेबल पर भी एक हेल्दी पर्सन का होना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स, किन ये क्या क्या पॉइंट है जिस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है? एजुकेशन नंबर 1 है, ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ केयर पर खर्च किया जाता है। तो ये सब है आपका इन्वेस्टमेंट। डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हायर इनकम कर रहे हैं, एडवांटेज इन टू सोसाइटी, सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। यहाँ स्टोरी है चैप्टर में आपके सकल और विलास, ये 2 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर जो डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, एक विलेज से बिलोंग करते हैं। सकल, जिसके फादर कुछ यहाँ पर पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने उसकी एजुकेशन पर फोकस किया। विलास, जिनकी मदर, फादर नहीं है उनके जो मदर्स हैं, जो मदर हैं वो अनएजुकेटेड थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस, और विलास भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता था एजुकेशन पर, तो ये अनएजुकेटेड उसमें है। सकल जैसे उसने एजुकेशन गेन की, उसके बाद उसको एक जॉब मिली, बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, लेकिन जॉब की उसने। हेल्दी, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। धीरे धीरे जब उसने जॉब स्टार्ट की तो उसने एक कंप्यूटर पर कोई उसने डिप्लोमा लिया, तो अपनी स्किल्ड को उसने स्किल लेवल को इंक्रीज़ किया। उसके बाद उसको उसी कंपनी में उसे एक अच्छी जॉब मिल गई। उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उस पर हायर इनकम उस पर होने लगी, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई। विलास की हम बात करें तो ये केवल एक टू सेल द फिश, ये फिश उनको मतलब मजबूरी बन चुकी थी, एजुकेशन नहीं है विलास की, अनएजुकेटेड पर्सन है, तो ये कोई जॉब नहीं कर सकता था। केवल ये ने जो उसका मदर वर्क था, मछली सेल करना, फिश सेल करना, वो ही काम उसे अपनाना पड़ा। वो पेशेंट भी था, अनस्किल्ड लेबर था, क्योंकि उसके पास कोई परफेक्शन नहीं था, कि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। ये सब रीज़न थे इसके लोअर इनकम के। लोअर इनकम थी तो लोअर प्रोडक्टिविटी थी। दोनों स्टोरी आप देखकर, मतलब पिक्चर ही देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एजुकेशन का मेन रीज़न एजुकेशन, सेकंड रीज़न हेल्थ, है ना। तो ये दोनों स्टोरी हैं। ये कुछ बच्चे यहाँ पर दिखाए हुए हैं, देखो कितने ध्यान से देख रहे हैं। हेल्दी पर्सन है, एजुकेशन के बाद इनको जॉब मिली है, कितने अच्छे से हंस रहे हैं, है ना। एजुकेशन, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनको, वो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन, उनको पता होता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। हैंस द इन्वेस्ट इन देयर चाइल्ड एजुकेशन इंश्योर टू बेटर फ्यूचर फॉर द चाइल्ड। वो उनके बेटर फ्यूचर के लिए अपने मतलब फोकस कराते हैं बार बार। ये आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फोकस करते हैं, बार बार बताते हैं बेटा पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। तो एजुकेटेड पर्सन जो पेरेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं केवल वही बताएं, जो अनएजुकेटेड भी हैं वो भी इस चीज़ पर फोकस करते हैं। एजुकेटेड पर्सन आल्सो टेक extra care of the health, nutrition of their children. This create a virtual cycle of the creating a better human capital। और ये हेल्थ के ऊपर, उनके न्यूट्रिशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं, क्योंकि हेल्थ की इम्पोर्टेंट वो वहाँ पर है। मतलब ये समझते हैं इस चीज़ को कि
फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के लिए क्या क्या सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनएजुकेटेड पर्सन आर द अनएबल टू इन्वेस्ट ऑन द एजुकेशन। जैसे हम विलास के बारे में पढ़ चुके हैं, विलास की जो मदर थी वो सिर्फ फिश सेल करती थी तो वो बहुत ज़्यादा उनके एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं कर सकी। एंड हेल्थ केयर ऑन देयर चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा वो फोकस भी नहीं कर सकी कि वो हेल्थ के ऊपर के फोकस कर सके। तो ये सब एक साइकिल बन जाती है कि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है तो आप उसी चक्र में, उसी साइकिल में घूम जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर हम दो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप, है ना। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। प्राइमरी एक्टिविटी, इसे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी इज आल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी इज आल्सो नोन एज द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, मीन्स ये रॉ मटेरियल, इसमें जो इसके मटेरियल्स होते हैं वो रिलेटिवली हमें प्राइमरी सोर्सेज होते हैं हमारे। जैसे एग्रीकल्चर से हमें मिल रहा है पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या आपकी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। नेचुरल रिसोर्सेज आर जस्ट एक्सट्रैक्टेड इन द प्राइमरी एक्टिविटी, जब हमें कोई प्राइमरी जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज जैसा है वैसा मिल रहा है ना। जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जो जैसा है, जो नेचुरल है वो हमें मिल रहा है, उस एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। पिक्चर दिखाई हुई है, देखिए। सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला सेकेंडरी एक्टिविटी, इसमें रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तुम इसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वेरिंग इज द इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटी। नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली मॉडिफाई, यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। जैसे जो मिल्क है वो आपका क्या है, प्राइमरी में है ना, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है हमारा। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, उससे उसकी बहुत सारी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे दूध से आपकी कोई स्वीट्स बन जाती है, दूध से छाछ, कर्ड, ये सब की फॉर्मेशन होती है, घी की फॉर्मेशन हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉटन हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। कॉटन के बाद जब फॉर्मेशन होती है उसकी, आपकी थ्रेड की, आपकी फाइबर की, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें बन रही है, वो सब हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्सरी एक्टिविटी। इट्स कंसिस्ट ऑफ द ऑल रिसोर्सेज, ऑल सर्विस, ऑक्यूपेशन एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर ना। टर्सरी एक्टिविटी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में को डेवलप करने में हेल्प करती है। दीज एक्टिविटी एड वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम, और जो दीज एक्टिविटी, ये हमारी मतलब जो एक्टिविटी है नेशनल इनकम को वैल्यू करने में, इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आल्सो नोन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, एजुकेशन, बैंकिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। जो ये सर्विस है आपकी, जहाँ पर केवल आप ना कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, टर्सरी एक्टिविटी में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ केवल हेल्प की जा रही है, यहाँ सर्विस प्रोवाइड होती है और उसके बदले उसके एक्सचेंज में आपको रिटर्न मिलता है। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपकी टर्सरी एक्टिविटी में है। मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस टू बी द सोल्ड इन द मार्केट, जब हम कोई एक्टिविटी केवल मार्केटिंग, सेलिंग के लिए करते हैं, मतलब सेल करने के लिए, कोई हमने प्लांटेशन किया, केवल अगर हम अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए कर रहे हैं तो वो मार्केट एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो हम मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, सेल करने के लिए कर रहे हैं, है ना, तो वो दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी, व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजप्शन, इट इज कॉल्ड द नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी वो मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन केवल हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करने की, अपने लिए किया है, उसको मार्केट में सेल नहीं करना है। इफ़ अ फार्मर प्रोड्यूस जस्ट इनफ टू मीट हिज फैमिली नीड, देन हिज एक्टिविटी इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। फार्मर है,
वो केवल अपनी फैमिली के लिए एग्रीकल्चर कर रहा है, मार्केट सेलिंग के लिए नहीं कर रहा है ना। तो उसमें कोई उसकी अर्निंग नहीं है, उस एक्टिविटी में कोई अर्निंग नहीं है। जब एक्टिविटी में अर्निंग नहीं है तो वो मार्केट में सेल नहीं होगा, तो वो एक्टिविटी क्या होगी? हीज एक्टिविटी नोन एज द नॉन मार्केट एक्टिविटी। सिमिलरली अपनी बात हम करें, हाउस वाइफ इज़ अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। जो हाउस वाइफ वर्क होते हैं वो क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटी है। क्यों? वो पूरे उसमें फैमिली मेम्बर्स के लिए काम कर रही है। पिक्चर भी दिखाई हुई है, कितनी अच्छी लग रही है, देखिए, है ना। पिक्चर दिखाई हुई है, पूरे दिन काम किया जाता है लेकिन कोई पेड नहीं है, तो डिमांड भी नहीं है ना, डिमांड भी नहीं है। तो क्या है? ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है। लेकिन अगर यही काम मार्केट में जाकर किया जाए, उसके लिए आपको किसी का रिटर्न मिल रहा है, तो यही जो वर्क है जो पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कुकिंग, वॉशिंग, है ना, तो ये सब क्या है? ये हमारा मार्केट एक्टिविटी में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन हम अगर घर की बात करें कि घर में जो काम किया जा रहा है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। वाई आर पीपल एम्प्लॉयड इन द लो पेड वर्क? ये मतलब स्वीडन या नॉर्वे वगैरह कंट्री की हम बात करें तो वहाँ पर तो वुमेन लाइफ काफ़ी बेटर है ना। लेकिन हमारी जैसी कंट्री में, या आप लेबर क्लास में मतलब चेक कर सकते हैं, तो अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं उनके वेजेस में, वो काफ़ी चेंजेस मिल जाते हैं। वैन पीपल एंटर द लेबर मार्केट दे आर पेड फॉर देयर वर्क। तभी उनके काम की वैल्यू होती है, उसको रिटर्न मिलना शुरू होता है। देयर अर्निंग आर calculated on the basis of the education and ability, much like that is of their male counterpart। अगर हम एजुकेशन लेवल पर ही बात करें तो डिफरेंसेस मिल जाते हैं, काम वही हो रहा है लेकिन फीमेल कैरेक्टर को उसका रिटर्न कम मिलता है। मोस्ट वुमेन आर अंडर एजुकेटेड एंड हैव लो स्किल ट्रेनिंग एंड देयरफॉर वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू द मैन। ये नॉर्मली लाइफ में देखने के लिए मिलता है कि आप उनके जो वेजेस होते हैं, उस वेजेस में जो वुमेन कैरेक्टर होता है वहाँ पर उसको कम पे किया जाता है, उसकी वैल्यू कम होती है। मोस्ट वुमेन डू वर्क वेयर देयर इज़ अ नो जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहला, वुमेन उस एरिए में, उस फील्ड में जॉब करना चाहती है। दे वॉन्ट द जॉब सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ये सब चेक करने के बाद ही वो जॉब के लिए तैयार होती है। फील्ड कोई भी हो, वो अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले चाहती है। लेस इनकम, यहाँ कुछ पिक्चर दिखाई हुई है। अगर इनकम के डिफरेंसेस हैं तो आप ये देखिए, आपका लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो जाता है ना। ये देखिए, लेस इनकम ये अपना लेबर क्लास में है, मोर इनकम ये अपना किसी इंडस्ट्री में कोई जॉब पर है। यहाँ आप देखिए कि ये पूरा मतलब पिक्चर देखकर ही समझ में आ जाता है कि इनकम का कितना इफेक्ट आपकी लाइफ पर होता है। क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी जो क्वालिटी है, हम कितना अर्न कर सकते हैं, ये जो हम में क्या एबिलिटी है, क्या कितनी लिटरेसी, मतलब कितना हमारे एजुकेशन लेवल कितना अच्छा है, हमारी हेल्थ कैसी है, कितना हम परफेक्टली काम कर रहे हैं, क्या स्किल है, ये सब हमारी मेज़र करती है कि हम किस तरह से हमारी अर्निंग हो सकती है। इनलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कैन बी मेड इनटू अ एसेट फॉर द इकोनॉमी। लिटरेसी, जो लिटरेट पर्सन होते हैं वो इकोनॉमी में हेल्पफुल होते हैं, इकोनॉमी डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। और हम बात कर रहे हैं इनलिटरेट अनहेल्दी पर्सन की, वो इकोनॉमी पर पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कहें घर पर भी एक लाइबिलिटी के लिए की तरह होते हैं कि वो अपनी, मतलब वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छोड़ चुके होते हैं। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द जीडीपी फॉर अ कंट्री। जो लिटरेट और हेल्दी पर्सनस होते हैं, पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो हमारी कंट्री की जीडीपी के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, उसके कंट्रीब्यूट करने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो हेल्थ और एजुकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हेल्थ की हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, एजुकेशन डिफाइन द लिटरेसी लेवल एंड स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन। इट आल्सो हेल्प इन रीचिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी।
एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, हर पॉइंट पर है. Presence of educated person in the society indirectly benefit to the literate person as well. Government has taken various steps. देखिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप लेती है, वेरियस स्टेप टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग द पीपल. जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम है कि सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, है ना. गवर्नमेंट स्ट्राइव टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन. इट आल्सो मेक वेरियस प्लान टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द एजुकेशन. स्पेशल इन्फोसिस इज गिवन ऑन द गर्ल एजुकेशन. सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट एजुकेशन पर फोर्स करती है वो वुमेन एजुकेशन पर फोर्स करती है. सो गर्ल एजुकेशन पर फोर्स करती है कि एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, लेकिन जिसके एजुकेशन लेवल में जो सबसे नीचे है, डिफरेंसेस देख सकते हैं हम कि मेल एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंसेस है. तो जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पर फोकस करती है कि गर्ल्स एजुकेशन पर भी काम किया जाए, उस पर भी प्लान किए जाएं. लर्न एजुकेशन एंड चेंज, मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन्स है जो हम अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को जो हम चेंज कर सकते हैं, जिससे, है ना, हम अपनी सोच बदल सकते हैं अगर हम एजुकेटेड हैं. नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय आर अ सिस्टम ऑफ द अल्टरनेट स्कूल फॉर द गिफ्टेड स्टूडेंट इन इंडिया. They are run by the Navodaya Vidyalaya Samiti, New Delhi, under the Minister of the Human Resources Development, Department of the Education, Government of India. ये सब इसके मतलब सब नवोदय विद्यालय पर काम कर रहे हैं. जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, वो सब काम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं किस तरह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को स्प्रेड किया जा सके. JNV are the fully residential and the co-educational school. CBSE स्कूल है, 6 to 12th स्कूल, 6 to 12th क्लासेस यहाँ पर हैं. ये को एजुकेशनल है, फुल्ली रेजिडेंशियल्स है, वहीं पर रहा जाता है. तो ये गवर्नमेंट ये एफर्ट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेज एरियाज़ के हैं उनके लिए भी एजुकेशन के जो गेट हैं वो खोले जा सके. JNV are the specifically tasked with the finding the talented children in the rural areas of India, providing them with the good quality education. JNV exist all over the India. ये केवल ऐसा नहीं है कि कुछ ही स्टेट्स में है, ये all over India, पूरे इंडिया में फैला हुआ है. There are approximately 598 ये नियर अबाउट 598 स्कूल हैं पूरे इंडिया में. कोशिश ये की जाती है कि 1 स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में 1 स्कूल जरूर हो यहाँ का, है ना. नवोदय विद्यालय समिति, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सब गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं. गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को ओपन किया जा सके, एजुकेशन को स्प्रेड किया जा सके. सर्व शिक्षा अभियान, देखिए पेंसिल पे 2 बच्चे उड़ते हुए, है ना. सर्व शिक्षा अभियान इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एम, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है. इसका एम क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ज़रूरी शिक्षा जो छोटे बच्चों को के पास होनी चाहिए वो उनको मिल सके, इसलिए ये गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है. इन अ टाइम बाउंड मैनर एज अमेंडेड बाय द 86th अमेंडमेंट to the Constitution of India, making free and the compulsory education to the children of the age. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था कि नहीं 6 to 14 के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी है सर्व शिक्षा अभियान. ये इनको फंडामेंटल राइट मिल चुका है. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, पार्ट 4 में, तो ये पार्ट 4 में हमारे फंडामेंटल राइट हैं. ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन स्टार्टिंग की थी उन्होंने. तो ये सर्व शिक्षा अभियान जो है एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है कि 6 to 14 एज ग्रुप को के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना. प्रेजेंट गोल्स ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान, जो इसके गोल्स हैं, एम्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं?
open new school in area which do not have them, and expand the existing school infrastructure and the maintenance. नए नए मतलब उन एरियाज़ में जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर भी स्कूल ओपन करने का ये उनका एम है. एड्रेस इन द एडुकेट टीचिंग नंबर एंड द प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग टीचर्स. ये सर्व शिक्षा अभियान में ये फोकस किया जाता है कि ज़्यादा मतलब कम उन मतलब वहाँ पर बच्चे जिस एरिया में हैं वहाँ पर टीचर को प्रोवाइड किया जा सके, टीचर को अपॉइंट किया जा सके, उनको ट्रेंड किया जा सके उन वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए. प्रोवाइडिंग क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल. एजुकेशन के साथ साथ उनकी लाइफ स्किल मतलब वो अर्न भी कर सकें, इस तरह की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है. स्पेशली फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स. स्पेशल मतलब एजुकेशन गर्ल पर फोकस किया जाता है. चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड एज वेल एज द कंप्यूटर एजुकेशन. कंप्यूटर जो हमारी आजकल की मतलब एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन कंप्यूटर, उसके ऊपर फोकस किया जाता है. मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम की बात करें कि ये भी गवर्नमेंट का एक स्टेप्स है कि जो पुअर पीपल्स हैं जो केवल एक तरह से पूरी जो उनका माइंड सेट होता है अपने पूरे दिन की एक्टिविटी पर होता है, अर्निंग पर होता है, तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं. तो इस वजह से वो ये मिड डे मील का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू encourage the attendance and the retention of the children. मिड डे मील ये जो अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि बच्चों को स्कूल में ही मील मीन्स खाना दिन के टाइम पर एक टाइम पर परफेक्टली उनको खाना दिया जा सके. इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. उनका जो मतलब ये डाइट पर ध्यान दिया जाता है कि जो इनका न्यूट्रिशन है जो उनको मिलना चाहिए वो इम्प्रूव भी होगा और एजुकेशन भी होगी. एक पन दो काज है ना. एम एट इंक्रीजिंग द लिटरेसी लेवल. मतलब पहला तो जो आपको समझ में आ रहा है एजुकेशन ही है. दूसरा है कि जो न्यूट्रिशन डाइट उनको मिलनी चाहिए, एक परफेक्ट डाइट उनको मिलनी चाहिए. वो स्कूल में जब वो आते हैं एजुकेशन के लिए तब उनको एक डाइट मिल जाती है. ये हेल्पिंग है उनके लिए. जो पुअर फैमिली है जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, क्या केवल ड्रेस के लिए उनके पास ड्रेस के पैसे नहीं होते हैं, उनके पास उनकी सिलेबस के पैसे नहीं होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये स्कूल को ओपन किया जाता है. गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है. ये 10 ईयर प्लान किया हुआ है. वोकेशनल कोर्सेज आर आल्सो offered and use of the information technology being the maximize to attain the goal. यहाँ मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है कि एजुकेशन के साथ साथ उनको वो वोकेशनल कोर्स की मतलब की नॉलेज दी जा सके जिससे वो साथ एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग भी कर सकें. तो ये सब कुछ गवर्नमेंट कंप्यूटर के ज़रिए उनके नो अदर से जैसे फॉल रिपेयरिंग, AC रिपेयरिंग, तो ये टेक्नोलॉजिकल कोर्स उनको करवाए जाते हैं है ना. हेल्थ फर्स्ट हमारा क्या था एजुकेशन था. सेकंड जो हमारा फैक्टर्स है वो है हेल्थ. हेल्दी पर्सन कैन फुल्ली रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड कैन बी द एसेट फॉर द इकोनॉमी. अगर हम हेल्दी होंगे माइंड से फिजिकली हेल्दी हैं तो हम पूरा फोकस अपनी जॉब पर कर सकते हैं, अपनी अर्निंग पर रख सकते हैं. अगर मतलब सपोज कीजिए हेल्दी नहीं है तो दिमाग कहाँ होगा, अरे आज तो बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मतलब जॉब पर कैसे जाएं. तो ये क्या है मतलब एक आप मानिए कि मतलब हेल्दी पर्सन और अनहेल्दी पर्सन में कितने डिफरेंसेस होते हैं. कौन चूज़ करेगा अनहेल्दी पर्सन को अपॉइंट करना. तो हेल्दी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ना. हेल्थ पर फोकस किया जाता है तभी तो गवर्नमेंट इतने सारे सिविल हॉस्पिटल 1 रुपये की पर्ची पर ये सब जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मिल जाता है वो इसी वजह से मिलता है. ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना. एम्प्लॉयमेंट रोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार. हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है तो क्या है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है. हमें डिग्री है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिली है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है. व्हेन अ पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग अ जॉब बट इज अनएबल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट, ही इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयड पर्सन. अनएम्प्लॉयड
पर्सन कब से काउंट होते हैं, जब वो उसकी एज, अब छोटे बच्चों को थोड़ी ना कहेंगे, घर में छोटे बच्चे हैं उनको बोलेंगे आप तो अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। उसका जो एज ग्रुप है वो 15 to 59 ईयर है ना। ये एक एज है जो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। एडिशनली अ पर्सन इज अ वॉलंटियरिंग डज नॉट वांट टू वर्क, ही कैन नॉट बी टर्म एज द अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी करें तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में अलग अलग टाइप से होता है। अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है, रूरल एरिया में सीजनल और डिसगाइड्स मिल जाते हैं, है ना। अब डिफरेंसेस देखते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेरी हाई इन द अर्बन एरिया। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको अर्बन एरिया में देखने के लिए मिलते हैं कि डिग्री है हमारे पास, लेकिन उसके लेवल का, उसके जिस डिग्री, जो डिग्री हमारे पास है उसके लेवल में अगर हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या उससे नहीं है जॉब हमारे पास, या उस लेवल की नहीं है, तो वो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है ना। वाइल मैनी टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन आर अनएम्प्लॉयड, देर आर मैनी जॉब रिटेनिंग वैकेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, सीजनल एम्प्लॉयमेंट उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर फील्ड, जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ है, रूरल एरियाज़ में देखने के लिए मिलते हैं, जो एग्रीकल्चर पर ही मतलब डिपेंड होते हैं, जो लेबर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर, सॉइंग के टाइम पर, या मतलब कुछ एक सीज़न जहाँ पर जॉब मिल पा रही है, उनको काम मिल पा रहा है, उसके जो बाकी समय है वहाँ पर उसको जॉब नहीं मिलती है, तो वो आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना। देर आर द सर्टेन मंथ, कुछ सर्टेन मंथ है कि जिसमें आपको बिजी हैं, आप काम मिला हुआ है, तो वो आपका, और उसके बाद आप खाली हैं, वो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देर आर मैनी अदर मंथ वैन अ फार्म वर्क विदाउट अ वर्क। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, दिखता है कि काम कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में, है ना। एग्रीकल्चर फील्ड में लग रहे हैं कि 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके मेंबर्स के नंबर को कम भी कर दिया जाए तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अगर वो कहीं और काम करे, वो जो पर्सन है वो कहीं और फोकस करे, किसी और कंपनी में जॉब करें, तो उनकी अर्निंग भी हो जाएगी, और उनकी जो प्रोडक्शन है वहाँ पर एग्रीकल्चर में वो एज इट इज़ रहेगा। तो जो इस तरह से है कि मतलब काम नहीं मिल पा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उनकी रिसोर्सेज का, उनकी स्किल्स का, जिस फील्ड में यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाता है देखने के लिए। इफ़ेक्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, अगर काम नहीं है भाई, तो जो जॉब नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट तो हम पर होना ही होना है ना। इकोनॉमिक पर ओवरलोड हो जाता है, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उस पर ओवरलोड हो जाता है ना। वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्सेज, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है तो हमारी जो पावर्स है उसका वेस्टेज हो रहा है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन, हम इमोशनली वीक भी हो जाते हैं। इट कैन बी फाइनेंशियली एंड द इमोशनल ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेम्बर, हमारा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियली और इमोशनली आपको वीक भी करता है। आर लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज द अल्टीमेटली ऑफ लाइबिलिटी फॉर द सोसाइटी। हाई रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो इंक्रीज द क्राइम रेट, क्राइम रेट तो बढ़ ही जाएगा, पैसा नहीं है, खर्च है, तो क्या है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, दिमाग में अपने आप ही गलत चीज़ें दौड़ने लगती हैं, है ना। दिस इज द last of this video. Okay, bye.